5 साल बाद जब अमेरिका से घर वापस आया तो पत्नी को प्रेग्नेंट देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन पत्नी को चरित्रहीन कहकर उसे खूब मारा। मेरी माँ ने बताया कि तेरी पत्नी तो बहुत ही शरीफ औरत है, हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती है और उसकी पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी पत्नी तो बदकिरदार चरित्रहीन कैसे हो सकती। फिर मेरी पत्नी मेरे पाँव पकड़कर बोली कि भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, यह बच्चा तुम्हारा ही है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसका डीएनए टेस्ट करवा लेना। जब डिलीवरी वाले दिन बच्चों को टेस्ट करवाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। लेकिन कैसे? मेरा नाम सागर है और आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी पसंद बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मेरा दिल इस समय बहुत उदास था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मेरी पत्नी सांवले रंग की है और मैं तो खूबसूरती पर मरने वाला था। मुझे खूबसूरत लड़कियां भाया करती थी। मैं गोरे रंग को पसंद करता था और फिर मेरी दुल्हन सांवली सलोनी थी, जिसे देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की थी कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो। तो माँ ने मुझसे कहा था कि देखो सागर, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वह मेरे घर के काम कर सके। तुम जानते हो नौकरी आजकल कितनी महंगी हो गई है। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो फिर वह क्या मेरे घर के काम करेगी? तुम उसे यहाँ पर छोड़कर जाना। वह घर की सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, घर का सारा काम करेगी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दूंगी। और रही तुम्हारी बात, तुम वहाँ परदेश में जाकर किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मेरी तरफ से खुली छूट है। मुझे मेरी माँ की यह बात बिल्कुल सही लगी। लेकिन माँ, मैंने सुना है कि वह लड़की पढ़ी लिखी है, एमए पास है, तो क्या वह आपके घर के काम करेगी? मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं करवाऊंगी, बस तुम जाओ अमेरिका और वहाँ जाकर शादी कर लेना। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा मेरी माँ सही कह रही है, मैं तो परदेश चला जाऊँगा। ठीक है, वह पीछे से मेरी माँ का सहारा बनेगी। मुझे मेरी माँ ने परदेश में शादी करने की भी अनुमति दे दी थी, इसीलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूं। फिर भी मैंने घूंघट उठाया तो एक सांवली सी और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरे अंदर तक कड़वाहट भर गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सो गया। और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वही मेरी जॉब थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी फ्लाइट थी और मैं वापस अमेरिका चला आया। यहाँ आकर मैंने शादी का फैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एक सांवला सा इंसान था। मर्द चाहे जितना भी सांवला क्यों ना हो, उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लगभग 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गए। बात चलती और फिर ख़त्म हो जाती। जो रिश्ता तय होता है उसकी अजीब ही शर्तें होती थी। सबसे पहले तो यही शर्त होती कि मैं अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को दूंगा और अपने माँ के पास इंडिया एक पैसा भी नहीं भेजूंगा। और यहीं पर मैं मायूस हो जाता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों का खर्चा नहीं रोक सकता था। वहाँ मेरी 2 बहनें शादी के लिए बैठी हुई थी। मम्मी पापा की मैं इकलौती उम्मीद और सहारा था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इंडिया में कांटेक्ट मेरे माँ बाप से कम ही होता था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल होते थे। मम्मी से जब भी कभी बात होती तो वह यही कहती कि अरे सागर बेटा, तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई है। अब मैं इन रोज़ रोज़ की बातों से तंग था, इसीलिए मैंने अब घर बात करना ही छोड़ दिया था। और अब 3 साल हो चुके थे। एक दिन मैं काम से वापस जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मिली। उसके हाथ में किताब थी, जो कि हिंदी की एक बहुत ही फेमस किताब थी। मैं समझ गया कि यह लड़की हिंदुस्तानी है। मैंने सोचा शायद उससे मदद की ज़रूरत हो। मैं उसके पास गया और पूछा कि आपको मदद की ज़रूरत है। मैंने हिंदी में ही बात शुरू की थी। उसने भी हिंदी में ही जवाब दिया। उसने कहा, हाँ मैं 2-3 दिन पहले ही इंडिया से आई थी और यहाँ अपने रिश्तेदार के पास ठहरी हुई थी, लेकिन वह लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बाजार से कुछ लेना था। जब घर वापस गई तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे उसकी बात सुनकर दुख हुआ। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चले। मेरी बात पर उसने हैरत से मुझे देखा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी हसीन काली बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, जिसमें काजल के साथ साथ हैरानगी भी भरी हुई थी।
मैं तो उसकी आंखों में खो सा गया था। वह कहने लगी, मैं ऐसे कैसे आपके साथ चली जाऊं? उसके हाथ दूध जैसे सफ़ेद थे, जिन्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की है। मैंने उससे कहा, तो क्या आप इस तरह सड़क पर रात गुजारेंगी? मेरे कहने पर वह सोच में पड़ गई। वाकई रात बहुत हो चुकी थी। वह मुझसे पूछने लगी कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने उससे कहा कि मैं एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया हुआ है। मैंने उसको सारी बातें सच सच बता दी थी। वह थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर आप अभी और इसी समय मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चलती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया। भला शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है जो अभी और इसी वक्त हो जाती? और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे खुद शादी करने के लिए कह रही थी, और वह भी बिना किसी शर्त के। खैर, उसकी बात सुनकर मैं तो खुश हो गया था, क्योंकि मैं भी एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। न जाने कब से खूबसूरत लड़की की तलाश में था, और जब मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई थी तो फिर मैं यह मौका हाथ से क्यों जाने देता। मैं उसी समय जाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली और खुशी खुशी उसे अपने छोटे से कमरे में लेकर आ गया। इस छोटे से कमरे में ही चूल्हा रखा हुआ था, जहाँ पर मैं खुद खाना बनाता था। मगर आज मुझे देर हो गई थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया था। मीरा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाए। मीरा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी। मैंने मीरा से कहा कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम अपने चेहरे से यह मास्क हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी पत्नी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा सुंदर थी। मैं बहुत खुश हुआ और एक हफ्ता हमने बहुत ही खुशी से गुजारा। मैं रोज़ाना काम से वापस आता तो वह खाना पहले ही बनाकर रख देती थी। मैं सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता था। मेरी ज़िंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो वह मुझे घर पर नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह कहीं गई हुई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वह अपने रिश्तेदारों के पास जा रही है। खत क्या था? मेरी बर्बादी भी खत को पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। पैरों तले से जमीन फिसल गई थी। मेरे पास तो उसका कोई पता भी नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ ढूंढता। वह तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वह मुझे कहीं ना मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैंने उसके साथ जितना समय गुजारा था वह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत समय था। इतने समय में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। अब तो उसके बिना रहने के ख्याल से ही डर लगने लगा था। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि वह मुझे छोड़कर चली गई थी। मीरा के बिना ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे लिए अब अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया था। और फिर एक दिन मैंने इंडिया वापस जाने का फ़ैसला कर लिया और मैं इंडिया वापस चला आया। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा कि तेरी पत्नी ने 4 साल तो यहाँ काम करके गुजारे और फिर वह तंग आ गई। कहने लगी कि तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है और ना ही यहाँ इंडिया आता है, तो भला मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूँ? मैं तुम्हारी कोई फ्री की नौकरानी नहीं हूँ। यह कहकर तुम्हारी पत्नी अपने भाई के घर चली गई। मैं उसे लेने गई थी, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब तुम आ गए हो तो जाओ और उसे लेकर आओ। अभी इस उम्र में मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से वह गई है, घर का काम कर करके मेरा और मेरी बेटियों की हालत ख़राब हो गई है। जा और जाकर उसे लेकर आ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह काली कलूटी सी लड़की, उसके इतने नखरे। मैंने उससे शादी करके उसे सहारा दिया और उसके नखरे इतने चढ़ गए कि वह मेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई। मैं उसी गुस्से में उससे मिलने के लिए उसके भाई के घर पहुँच गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करने पर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और फिर सबके कहने सुनने के बाद मेरी पत्नी के भाई ने मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दी। मैं उसे लेकर घर आ गया। उस समय तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ की चीख निकल गई।
मेरी पत्नी को देखकर अब मैंने भी अपनी पत्नी की तरफ गौर से देखा तो मेरा भी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मेरी पत्नी का पेट तो बहुत बड़ा था, जैसे कि उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ ने खूब हंगामा किया और कहा, यह तो चरित्रहीन लड़की है, अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में पाल रही है। मेरा बेटा तो यहाँ 5 साल से था ही नहीं। मैंने भी देखा, मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ वाकई वह प्रेग्नेंट है। मैं भी उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बदकिरदार चरित्रहीन कहकर घर से निकालना चाहा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर से बाहर निकालने भी लगा तो वह मेरे कदमों में बैठ गई। सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ, यह बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवा लेना। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट की है। मुझे डिलीवरी तक का समय दे दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की क्या बात है? जब मैं 5 साल से यहाँ था ही नहीं तो तुम भला मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? यह तो साफ है कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा नाजायज है। यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरी माँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन मेरी पत्नी रो रो कर मुझे थोड़ा सा समय मांग रही थी, जिस पर मेरी माँ ने कहा, चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा समय दे दो। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह कैसे हो सकता है? मैं तो 5 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, फिर यह बच्चा कैसे हो गया? माँ ने मुझे समझाया, बेटा मोहल्ले में तमाशा बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी है। बच्चा होते ही हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, सब सच सामने आ जाएगा। और अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो फिर हम इसके भाई से कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचाना चाहते हो तो हमें 20 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है और यह तो डीएनए टेस्ट में साबित हो ही जाएगा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर हम उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि इसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देगा। मेरी माँ ने मुझे यह पट्टी पढ़ाई तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसे घर के अंदर कर लिया और डिलीवरी का इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन आ गया और मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं पर मैं डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें और जब डॉक्टर ने बच्चे का डीएनए टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह तो सच में मेरा ही बच्चा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में आ गया और डॉक्टर से कहा कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी माँ ने भी कहा कि यह रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर जिद पर आए हुए थे कि यह रिपोर्ट एकदम सही है। मैं शहर की सबसे मशहूर और बड़ी लैब से टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट भी वही निकली। मैंने 3-4 जगह टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। खैर जो भी था, हम बच्चे को घर ले आए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ, मुझे यह बच्चा नहीं रखना। मुझे विश्वास नहीं है कि यह बच्चा मेरा है। वह मेरी मन्नतें करने लगी और कहा कि आप आराम से बैठकर मेरी सारी बातें सुनें, उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं आपके हर फैसले का सम्मान करूँगी। मैंने उसकी बात सुनी। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी थी। फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनने पर मैं मजबूर हो गया। मेरी पत्नी ने नहीं देती थी। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। भूख बहुत ज़्यादा कम लगती थी, जिस वजह से मैं सूख कर कांटा हो गई थी। इस कमजोरी ने मुझे और भी सांवला बना दिया था। जब आपसे शादी हुई थी तो मुझे उम्मीद जगी थी कि शायद अब मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी में भी बाहर आने वाली है। यही सपने सजाए सुहाग की सेज पर बेटी आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे नज़र भर कर भी नहीं देखा और अगले ही दिन मुझे फिर से दुखों के हवाले करके चले गए। 5 साल तक आपकी माँ ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी जान और भी निकल गई। और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। मैं बागी होती चली जा रही थी। मैं सोचती थी, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे कौन से पाप की सज़ा दी जा रही है। इस घर में आप मुझे छोड़कर चले गए और आपकी माँ मुझे नौकरानी की तरह काम लेती है। मेरा भाई जब मुझसे मिलने आता था और मुझे इस तरह नौकरानियों की तरह काम करते देखा तो वह मुझसे कहता कि इस घर में तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से भी बात की थी
कि मैंने अपनी बहन को इस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि बहू रानी बनाने के लिए भेजा था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा इस घर में मत आना। मेरा भाई मुझे बार बार कहता कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था। भाभी से लड़ झगड़ कर भैया ने मेरे लिए अपने जाने में यह बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था। मुझे उम्मीद थी कि भाभी अब दूसरी जगह मेरी शादी हरगिज नहीं होने देगी, और होने भी देंगे तो किसी बुड्ढे के पल्ले बांध देगी। भाभी के साथ मैं 20 साल गुजारे थे और वह मेरे किसी नरक में गुजरे थे। मैं उस नरक में दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने भैया को मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ की एक रिश्तेदार अमेरिका से आई हुई थी, उनका नाम सीमा है। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे कहा, तुम वही लड़की हो जिसे मैंने आज से 15 साल पहले देखा था। विश्वास नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हो गई हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने उन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर सीमा मासी ने एक तरकीब सोची और मुझे कहा कि वह मुझे अमेरिका ले जाएगी और आपसे मिलवाएगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की, तो अब कैसे मुझे स्वीकार करेंगे? सीमा मासी ने कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। सीमा मासी ने मुझे गोरे होने के इंजेक्शन लगवाए, जिससे कुछ ही हफ्तों में मेरा रंग चमकने लगा था। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने रंग को देखकर हैरान रह गई थी। सीमा मासी ने बताया कि यह रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन है जिन्हें सब लगवाते हैं। फिर उन्होंने मेरे कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई और वहाँ पर मेरी डाइट को मेंटेन किया। मुझे खूब खिलाया पिलाया, जिससे मेरी सेहत अच्छी होती चली गई। जब मैं आपकी माँ के साथ रहती थी तब मुझे आपके कमरे में एक डायरी मिली थी। उस डायरी में आपके रहने का पता लिखा हुआ था कि आप अमेरिका में किस जगह पर रहते हैं। वह एड्रेस मैंने नोट कर लिया था और मासी को वह एड्रेस दे दिया था। मासी ने उस जगह का पता निकलवा लिया था। एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो मासी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जैसे ही वह इधर आएगा उसका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ चला गया और मेरा रंग और मेरी सेहत के बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाए। आपने तो मुझे देखा ही नहीं था। आपने अनजान लड़की समझकर मुझसे शादी कर ली, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं तो पहले ही आपकी पत्नी थी। अच्छी डाइट लेने की वजह से मेरा शरीर भर गया था और मेरा रंग भी खिल गया था, लेकिन मेरा रंग सिर्फ कुछ समय के लिए था, क्योंकि इंजेक्शन लगने से रंग गोरा हुआ था। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला हो जाना था और फिर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगी थी। लेकिन इंजेक्शन का असर खत्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला होना शुरू हो गया था, तो मैं वहाँ से निकल आई। मेरा वीज़ा भी पूरा हो गया था। 21 दिन का मेरा वीज़ा था और फिर मैं वापस चली आई। इंडिया आकर मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम हिम्मत से काम लो और यहीं पर रहो, सारी हकीकत हम तुम्हारे पति को बता देंगे। मेरी पत्नी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पर अमेरिका में हुई हमारी शादी के पेपर भी मुझे दिखा दिए। कुछ और चीज़ भी मेरी उसके पास मौजूद थी जो मैंने उसे अमेरिका में दी थी, वह भी उसने मुझे दिखाई। जब मैं उसे गौर से देखा तो उसकी वही काली बड़ी बड़ी आंखें थी जिन पर मैं फिदा हो गया था। आवाज़ भी तो उसी की थी। यकीनन यह वही लड़की थी जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढता फिर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसका रंग फिर से सांवला हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया था कि मैंने मीरा को गौर से देखा ही नहीं। मुझे तो जैसे ही पता लगा था कि मेरी पत्नी मेरे बिना ही प्रेग्नेंट है, तब भी मैं इतना गुस्सा हो गया था कि उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। अगर मैं पहले ही उस पर ध्यान देता तो शायद मुझे पता चल जाता कि यह तो मेरी ही मीरा है जिससे मैं अमेरिका में शादी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। मेरी माँ ने कहा कि यह सब झूठ बोल रही है, झूठी कहानी सुना रही है, इसकी कहानी पर विश्वास मत करना। मैं फ़ौरन अपनी माँ को हाथ उठाकर कुछ भी बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, नहीं माँ, यह झूठ नहीं बोल रही है, यह सच बोल रही है। यह वही लड़की है जिससे मैं शादी की थी और यह बच्चा मेरा ही है, मैंने कहा, और मैं उसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो गया। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ नहीं खींचता था।
ना ही मैं उसकी तरफ देखता था, ना ही बच्चे की तरफ। पता नहीं क्यों मैं अपनी पत्नी को वह मोहब्बत नहीं दे पा रहा था जो मैंने अमेरिका में मीरा को दी थी। हालांकि दोनों एक ही थी, अंतर सिर्फ रंग का था। सांवले रंग की थी। इसी तरह एक महीना गुजर गया। मैं उदास था। फिर एक दिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैं आपके साथ क्यों रहूं? मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। बच्चा आपका है, आपके पास ही रहेगा। यह कहकर वह घर छोड़कर चली गई। मैं दूसरे कमरे में सोता था और मीरा बच्चे को लेकर अलग कमरे में सोती थी। वह चली गई, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा दिन बच्चा रोता रहा। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी माँ और बहनों में से किसी ने भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि रात हो गई और बच्चा भूखा पड़ा रहा। मैं भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। और आखिरकार मैं उठा, कमरे में गया तो बच्चे की हालत भूख की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। मैंने उसे उठाया, लेकिन मैं उसे क्या खिलाता? उसकी माँ तो चली गई थी। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं उसी समय उसे डॉक्टर के पास ले गया और मैं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, बच्चे के लिए कुछ बताएं, क्योंकि बच्चा बहुत भूखा है और बच्चे की माँ इस समय घर पर नहीं है। डॉक्टर ने मुझे डिब्बे वाला दूध लिखकर दे दिया। मैंने फ़ौरन दूध लिया और घर आया। फीडर में दूध बनाकर उसे पिलाया। बच्चे को आराम आ गया और मैंने उसे अपने साथ ही सुला लिया। रात में थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जागता रहा और मैं उसके लिए दूध बनाता रहा और उसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है। मुझे जीने का सहारा मिल गया है, वरना अब तक तो मैं दूसरों के लिए जी रहा था। अब तक तो मैं पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था घर वालों के लिए। कुछ दिन अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे से बेहद लगाव हो गया। मैं खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वह मेरी औलाद थी, मेरा ही खून था। मैंने उसे कसकर बाहों में भर लिया और उसे चूम लिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत है। मैं मीरा के मायके गया उसे लेने के लिए, लेकिन वह नहीं आई। अगली बार मैं बच्चे को लेकर गया और उससे कहा कि मेरे लिए नहीं आओगी तो इस बच्चे के लिए तो आ जाओ। यह हमारा बच्चा है, हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे। इस बच्चे को हम दोनों की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़ौरन अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर पूरा हो गया है। मैं अब अपना बिस्तर अपने कमरे में लगा लिया, जहाँ मेरी पत्नी बच्चे के साथ रहती थी, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं शब्दों में नहीं बता सकता था। मुझे अफसोस होने लगा कि अपनी माँ की बातों में आकर मैं इस खूबसूरत एहसास से दूर रहा। पिछले 5 साल से आज यह एहसास मुझे इस कदर खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अभी भी मेरे और मीरा के बीच में कोई बात नहीं होती थी। हम बस बच्चे के बारे में ही बात करते थे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ की बातों में आकर मीरा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। और फिर एक दिन मैंने मीरा से माफ़ी मांगी कि मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वह गलत किया। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुमसे ही हुई थी, और अब फिर से वही अमेरिका वाली मोहब्बत तुम्हारे लिए जागने लगी है। तुमने जो कुछ भी किया था अपना हक हासिल करने के लिए किया था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं मीरा के सामने हाथ बांधकर उसे माफ़ी मांगी तो उसकी आंखें भर आई। उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैंने मीरा से कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मेरी ये बात सुनकर वह खुशी से खिल उठी। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें अलग घर में रखूँगा, मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहीं पर खुश हूँ। मुझे बस आपकी मोहब्बत चाहिए जो मुझे मिल गई है।
मुझे घर की कोई इच्छा नहीं है और माँ बाप से बेटे को अलग करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ, मीरा ने कहा। तो उसकी यह बात बाहर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ ने सुन ली और उनकी आंखें भर आई। वह कमरे के अंदर आई और मीरा से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। हालांकि तुम्हें इस बात का हक था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, मेरी माँ ने मीरा को गले लगाते हुए कहा। तो उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया सच में आज पूरी हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ रंग के कारण मैं जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया, आज मेरा परिवार उसी ने पूरा कर दिया था। यह गोरा रंग और यह खूबसूरती तो 4 दिन की चांदनी है और समय के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन असल चीज़ इंसान की सीरत होती है जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।